हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 30 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज हम लोग राजस्थान की स्थापना दिवस मना रहे हैं। किसकी स्थापना दिवस? राजस्थान की फाउंडेशन डे। कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। तो राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो देखेंगे इसकी स्थापना वैसे 30 मार्च 1949 को पूर्णतः ये जो है बृहद राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है, उसका उद्घाटन किया गया था। वो भी किसके द्वारा? सरदार पटेल द्वारा। तो 14 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक सार्वजनिक बैठक में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर की रियासत के विलय की घोषणा की थी। और तथा उसके बाद में पटेल ने ही जो है 30 मार्च को बृहद राजस्थान की जो है उद्घाटन किया था, बृहद राजस्थान का। तो ये ध्यान रखना है, 30 मार्च 1949 को इसकी जो पूर्ण रूप से जो है राज्य बना था। वर्तमान में जो है, पहले इसे राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपूताना। तो ये ध्यान रखना है आपका। ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 30 मार्च को जो है किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये है आपके राजस्थान, राजधानी जयपुर है। आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। अगला है राष्ट्रपति ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। वो भी 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये बताना है कि अभी राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो विकल्प में है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसे कहते हैं एनजीटी, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी दी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो किसके द्वारा किया गया है? एनजीटी द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया था, जिसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पर्यावरण से संबंधित कुछ जो है सम्मेलन था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आयोजक इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने आयोजित किया था। अभी आपको इसके बारे में हम आपको बता देंगे। इसका उद्देश्य है प्रमुख हितधारकों को एक साथ ला करके पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और दीर्घकालिक पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया, इसलिए ये जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एनजीटी ने किया है, तो एनजीटी के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये देखिए, थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन देखिएगा इसके बारे में, ये महत्वपूर्ण आपका है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ये क्या है? पहले नंबर ये जानिएगा, एक प्राधिकरण होता है जो हमारे यहाँ प्राधिकरण कई सारे बने हैं। तो प्राधिकरण क्या होता है? जैसे कोर्ट में कोई मामला चलता है तो बहुत ज्यादा समय लगता है। आप जानते होंगे भारतीय कोर्ट के बारे में कितना समय लगता है, लेंथी प्रोसेस होता है। तो किसी स्पेशल चीज के लिए जो है एक प्राधिकरण बना दिया जाता है। जैसे ये इन्वायरमेंट से संबंधित जितने जो मुद्दे होते हैं पर्यावरण से संबंधित, तो उसको डील करने के लिए प्राधिकरण बनाया गया है। तो ये ऐसा गठित करने वाला, प्राधिकरण बनाने वाला भारत विश्व में तीसरा देश है। न्यूजीलैंड आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भारत तीसरा देश है जो जिसके पास इस तरह से इन्वायरमेंट के लिए डील करने के लिए मामलों को ये राष्ट्रीय प्राधिकरण है। तो ध्यान रखना है, इसका स्थापना 2010 में, सॉरी, अक्टूबर 2010 में हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आया था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है। और क्षेत्रीय कार्यालय इसके हैं 4। भोपाल हो गया मध्य प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में और चेन्नई आपका तमिलनाडु में। ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये चारों भी आपसे पूछा जा चुका है। दूसरे नंबर ये इसका स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। इसके चेयरमैन जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इस वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ये पावर कहाँ से लेता है? मतलब जैसे इसको स्थापित किया गया तो ये कहीं ना कहीं तो इसको स्थापित किया गया होगा।
तो वाटर एक्ट 1974 है हमारे देश में, वाटर सेस एक्ट 1977 है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, एयर एक्ट 1981 है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। आप जानते होंगे 84 में जब भोपाल गैस त्रासदी आया था उसके बाद ये बना था। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। तो इसके माध्यम से जो है इससे पावर लेकर के इन 6-7 जो है एक्ट से ये बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, किससे ये पावर लेकर के बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरे नंबर, डायरेक्टली आपको जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एयर एक्ट कब आया था 1981 में, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था तो 2002 में, वाटर एक्ट कब आया था 1974 में। इस तरह से आपको याद रखना है। पूछा गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था 86 में, पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चन, तब आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान ये इसके द्वारा ये जो है आयोजित किया गया है, पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा था। तो अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन? सेकंड एडिशन हुआ है। तो फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट एडिशन भी न्यू दिल्ली में हुआ था 2023 में। 2023 से इसका जो है शुरुआत हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा मतलब क्या होता है? पैरा मतलब जो व्यक्ति विकलांग होते हैं, या व्यक्ति मतलब हाँ, चाहे फीमेल चाहे मेल, वो इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सा राज्य जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? विकल्प में है कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा बी, हरियाणा इसमें जो है टॉप पर रहा है। तो कौन रहा? हरियाणा। वही अपना आपका जो है तमिलनाडु जो है सेकंड प्लेस पे रहा है। कौन सा? तमिलनाडु सेकंड प्लेस पे रहा है, हरियाणा आपका फर्स्ट प्लेस पे रहा है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। लगभग 1300 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा संस्करण था। पदक तालिका में अगर देखेंगे तो हरियाणा पहले पे था, सेकंड पे आपका तमिलनाडु था 28 स्वर्ण के साथ, और 34 स्वर्ण ये जो है हरियाणा पाया था। और वही उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, वो 23 जो है गोल्ड के साथ इसमें किसने स्थान पे था? तीसरे स्थान पे था। तो खेलों में उल्लेखनीय धीरज, लचीलापन और चुनौतियों पर काबू पाने की भावना का जो है प्रदर्शन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अब यहाँ पदक तालिका में देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य टोटल कितने अवार्ड पाए। तो देखेंगे आपका स्टेट हरियाणा जो है पहले स्थान पे रहा 34 गोल्ड के साथ, जो टोटल 104 अवार्ड पाए, 39 सिल्वर पाया था, 31 ब्रॉन्ज। तमिलनाडु आपका 28 हो गया, 28 गोल्ड, 19 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, 74 जो आपका टोटल था। उत्तर प्रदेश जो है 23, 21 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, 64 जो है टोटल था इसका। राजस्थान 22 के साथ, 22 गोल्ड के साथ जो है 18 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, 64 जो है टोटल। वही अगले महाराष्ट्र देखेंगे तो 5वें स्थान पे है, 13 सिल्वर के साथ, 18 गोल्ड के साथ, 22 आपके ब्रॉन्ज के साथ, 43 टोटल ये अवार्ड पाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। एबल पुरस्कार 2025 जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसे जो है पुरस्कार कहा जाता है, किसे दिया गया है। तो ये आपको चारों विकल्प देखना है और बताना है। मसाकी काशीवारा, पिपरे लायंस, फीमियो वर्ण, एंड्रयू किसिदा। तो ये किसे दिया गया है आप कमेंट करके बताइए। मसाकी काशीवारा को यह अवार्ड दिया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो जापानी मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है।
यह उनकी जो है रेखा गणित मूल्यांकन और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में जो है योगदान के लिए दिया गया है। एबेल प्राइज जानेंगे तो नॉर्वे सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। पुरस्कार राशि में देखेंगे आपका तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर दिया जाता है, यानी नॉर्वे के जो है जो नॉर्वेजियन की करेंसी है नॉर्वे की, उसको 7.5 मिलियन क्रोनर उससे दिया जाता है। 2007 में जो है एक भारतीय मूल के गणितज्ञ थे श्रीनिवास वर्धन, इनको दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है अगर देखेंगे पिछली वर्ष फ्रांस के एक व्यक्ति थे 2024 का, उनको दिया गया था। गणित के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए यह दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका इमेज है, ये जापान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से। तो मैथ के क्षेत्र में इनको जो है ये दिया गया है एबेल प्राइज। तो एबेल जानेंगे कि एबेल आपका ये जापान के नॉर्वे के जो है, ये एबेल नहीं है, नहीं तो कहिए मसाकी जो है ये एबेल जो पुरस्कार है उसके बारे में कहेंगे। तो नॉर्वे से एक व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर यह पुरस्कार ये दिया जाता है हर साल। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला है चर्चा में रहा लुईस ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? लुईस, जो तेजी से पिघल रहा है, किस पर्वत पर स्थित है? विकल्प में है माउंट केन्या, माउंट एवरेस्ट, माउंट एलब्रूज, माउंट किलिमंजारो। तो कहाँ किस पर्वत पर स्थित है लुईस ग्लेशियर? सही उत्तर आपका पहला रहेगा, माउंट केन्या पर यह स्थित है, जो अभी पिघल रहा है, तेजी से जो है ये पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन आप जानते होंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण से कितनी जो है हमारे इन्वायरमेंट को कितना प्रभावित होना पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है माउंट केन्या, उस ग्लेशियर जो है तेजी से पिघल रहा है, लुईस ग्लेशियर जिसे कहा जाता है। तो लुईस ग्लेशियर जो कभी जो है बर्फ का एक बड़ा पिंड था, अब बहुत सिकुड़ गया है और 2030 तक ये कहा जा रहा है कि यह जो है गायब हो सकता है। और लुईस ग्लेशियर एक विलुप्त स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो किलिमंजारो के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो इसको भी ध्यान रखना। किलिमंजारो आपका तंजानिया में है और ये जो है आपका लुईस ग्लेशियर आपका केन्या में। तो दोनों सट्टे हुए जो है देश है, इसको ध्यान रखना है। देखिए सॉरी मैं आपको जो है हाँ तंजानिया ही बताया हूँ, सही है वो आपका। आपको लगा जो है इधर है दूसरी तरफ। अगर देखेंगे ये केन्या आपका है, यहाँ आपका माउंट केन्या मिल जाएगा। तो आप ये इसलिए ज्यादा पिघल रहा है क्योंकि जो देखेंगे यहाँ देखेंगे आप, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब क्यों जो है ज्यादा इसमें जो है, क्योंकि विषुवत रेखा पर आप जानते होंगे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा बारिश भी होती है, यहाँ टेम्परेचर जो है हाई रहता है अपेक्षाकृत। तो यहाँ इसके कारण से यहाँ और जो है आइस है वो और ज्यादा जो है पिघलने की संभावना है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। कहाँ है? माउंट केन्या पर। कौन सा ग्लेशियर है? लुईस ग्लेशियर है। तो ये जो है पिघल करके, ग्लेशियर पिघलने से खाली पिघलते नहीं, ये अभी आएंगे मान लीजिए समुद्र में, इंडियन ओशन में मान लीजिए। अब इसके आसपास जो तट वाले देश हैं, तट वाले जो है द्वीप हैं, वो इसमें डूब जाएंगे, ये बचेंगे नहीं द्वीप सब। कई सारे द्वीप जो है ऐसे, फिजी वगैरह एक देश है, फिजी वगैरह को ये कहा गया कुछ समय बाद 2050 तक ये पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। बताइए इतना ज्यादा जो है आपका समस्या आने वाली है आने वाले समय में। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा? कुल मिला के पानी चाहे ग्लेशियर से किसी भी रास्ते से, नदी के रास्ते से पानी जाएगा आपका समुद्र में। समुद्र में पानी जाएगा तो पानी उसका स्तर ऊपर होगा, वो जो है जल स्तर उसका है तो ऊपर होगा, तो उसके आसपास के तट जो है, तट पे जो द्वीप है वो डूबेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखेंगे माउंट केन्या केन्या में है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। तो ध्यान रखना है इसको भी। अगला है भारतीय चाय बोर्ड यानी